हम विमेन को पता चल जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या है। द वे ही टच्ड माई हैंड इट वॉज डिस्गस्टिंग। इसी टाइम में जब मैंने बैड टच फील किया उसे एक लगाना चाहिए था। नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट रत्ना। आज कुछ खास बताने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एक बड़ी कंपनी में जॉब कैसे हासिल की। ये करीब मैंने इंग्लैंड आने के 1 महीने बाद या हो सकता है 2 महीने बाद की बात हो। मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इंग्लैंड आई उस टाइम की स्टोरी बताती हूँ। तो जब मैं इंग्लैंड आई तो मुझे लगा कि मेरे जैसा यहाँ कोई भी नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ कोई भी इंडियंस नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे हमारे स्किन कलर के लोग दिखते थे, लेकिन मैं उनसे अपने आप को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाती थी। इंग्लैंड में जो शुरू का दिन था, आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, जैसे एलिस इन वंडरलैंड। यहाँ की सोसाइटी इतनी डिफरेंट है। इंडिया में रह के जो लोग फॉरेन इमेजिन करते हैं वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में जो फॉरेन की इमेजिनेशन होती है वो अमेरिका की होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है। इंग्लैंड बिल्कुल भी अलग। यहाँ के सारे घर एक जैसे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, नैरो स्ट्रीट्स होती हैं और घर इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि अगर हाउस पे नंबर ना हो तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से घर आपका है। तो धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि मैं सोसाइटी को जानने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद में जॉब एक्सप्लोर करना शुरू करूँगी। जब मैं शॉपिंग के लिए जाती थी तो रास्ते में या फिर शॉपिंग सेंटर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रूप रंग में इंडियंस थे, बट उससे वो इंडियन वाली वाइब्स नहीं आती थी जैसे इंडिया में इंडियंस होते हैं ना। यहाँ के इंडियंस केवल पंजाबी बोलते थे। यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। एक बार मैं बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी, वहां पे एक ग्रुप ऑफ आंटीज आई। उन्होंने पूछा मेरे से कि टाइम क्या हो रहा है, और उन्होंने 4 बार 5 बार बिल्कुल भी शुद्ध पंजाबी में पूछी, जो पिंड वाली पंजाबी यहाँ पे उसको कही जाती है। अगर वो दिल्ली वाली पंजाबी होती तो मैं अच्छे से समझ जाती, लेकिन उसने वो विलेज वाली या पिंड वाली पंजाबी के टोन में पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। समझ में नहीं आया कि वो पूछ क्या रही है। उसने इतना मुझे लताड़ा, हो तो इंडियन, अपनी मातृभाषा नहीं आती है, तुम्हें पंजाबी नहीं आती है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। हालांकि थोड़ी सी तो मुझे समझ में आ गई कि वो बोल क्या रही है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया। दैट वॉज सो रूड। मुझे लगा है इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी तो मुझे बहुत ही अच्छी आती है, मैं पंजाबी नहीं बोल पाती थी, तो यहाँ के इंडियंस भी मेरे से रिलेट नहीं कर पाते थे और या मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाती थी। खैर, इस इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे अपने इंडियंस के बीच में रहना है तो मुझे पंजाबी भी सीखनी पड़ेगी। मुझे लगता है पंजाबी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जब अगर आप हिंदी बोलते हैं तो पंजाबी आप सीख सकते हैं, लेकिन आप वो इंडिया वाली पंजाबी सीख सकते हैं। यहाँ की जो पिंड वाली पंजाबी है वो बहुत ही डिफरेंट है, उसको तो समझना भी मुश्किल है। तो एक और चैलेंज ऐड हो गया। उसी टाइम में मुझे मदर टॉडलर ग्रुप्स के लिए इनवाइट आया। इस कंट्री का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसे मदर टॉडलर ग्रुप में इनरोल किया जाता है। वहाँ मदर अपने बच्चों के साथ जाती है, बहुत सारे एक्टिविटीज कराए जाते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। साथ में बच्चे भी दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, मदर्स भी एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, एक दूसरे को हेल्प करती है। उन्हीं दिनों में बहुत ही एक्टिवली एक फ्रेंड की तलाश कर रही थी। मुझे लगता था कोई भी तो मेरी एक फ्रेंड बन जाए जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूं, जिसके साथ मैं सोसाइटी को लर्न करूं, जिसके साथ मैं इधर उधर जाऊं, क्योंकि जॉब तो करती होती नहीं थी, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी। बोर क्या, मुझे बहुत कुछ सीखना था इंग्लैंड के बारे में। बेसिकली मैं चाहती थी मैं वाइट गर्ल से फ्रेंडशिप करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि इंग्लिश गर्ल से दोस्ती करने के बाद मैं बहुत सारी चीजें सीखूंगी। लेकिन वो भला मुझसे क्यों दोस्ती करेगी। आपको पता है कि इंग्लैंड इतना छोटा सा कंट्री है, ये यहीं पे बॉर्न होते हैं और यहीं पे बड़े होते हैं और यहीं पे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, इंग्लैंड से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। तो इनकी अपनी सर्कल बन जाती है जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक यानी बुढ़ापे तक चलती रहती है। तो ऐसे में
उनकी सर्कल में किसी बाहर वाले का घुस पाना तो इम्पॉसिबल है, साथ में मेरे जैसे जिसका कंप्लीटली कल्चर डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो। तो वहां पे मैं एक बहुत ही प्यारी सी लड़की से मिली। शी वॉज ए ब्लैक गर्ल और वो भी मेरी तरह डिफरेंट कंट्री से आई हुई थी, तो शायद उससे भी एक फ्रेंड की तलाश थी। हमारा कनेक्शन बन गया, लेकिन मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि मेरे फैमिली वालों ने बोला कि तुम्हें मिला भी कौन, काली। क्योंकि हम इंडियंस के माइंड में इतना ज्यादा प्रेजुडिस होता है ब्लैक पीपल को लेके, तो मैं उससे दोस्ती करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। बट कई बार ऐसा होता था कि मुझे कोई हेल्प चाहिए होता तो शी वॉज द फर्स्ट वन, वो आगे आके मुझे हेल्प करती थी। तब अंत में मुझे लगा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और मैंने उससे दोस्ती कर ली। बट मैं बताऊं, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन। उसका नाम शार्लोट था। एक दिन जब हमारे घर में कोई भी नहीं थे तो मैंने शार्लोट को अपने घर में इनवाइट किया। वो टैक्सी से उतरी और उसका जो टैक्सी ड्राइवर था एक सिख था, उसने टर्बन पहने हुए थे। वो मेरी तरफ देख के हंस रहा था। जब वो शार्लोट घर में आई तो पता है उसने क्या बोला? टैक्सी वाला ने जब मुझे देखा बाहर खड़े हुए तो उसने बोला शार्लोट को कि आपकी फ्रेंड इंडियन है? शार्लोट ने बोला हाँ। तो कहता आई एम सरप्राइज्ड, इंडियन ब्लैक से हेट करते हैं। ये बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है एक टैक्सी ड्राइवर के लिए जो अपने क्लाइंट को ऐसी बातें कहता है, और हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। फिर भी मैं इंडियंस के बिना काफी खाली खाली महसूस करती थी। मुझे वो बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड की मूवी बहुत ही याद आते थे। उस टाइम में मैंने एक सीडी प्लेयर खरीदा। उस टाइम में सीडी प्लेयर का जमाना था और उसमें रेडियो भी था। एक दिन मैं रेडियो के स्टेशन चेंज कर रही थी तो उसमें मुझे हिंदी गाने सुनाई पड़े। पता है कौन सा गाना था? पिया आधा है चंद्रमा रात आधी। मैं इतनी खुश हुई, मुझे लगा कि मैं इंडिया में हूँ। उस गाने को मैंने बहुत ही लाउड किया और मैंने उसे इतना एंजॉय किया। मुझे लगा थैंक गॉड मुझे कोई एक रेडियो स्टेशन मिल गया है जहाँ पे मैं बॉलीवुड गाने सुन सकती हूँ। उस टाइम में हमारे टीवी में सारे इंग्लिश चैनल ही आते थे, कोई भी एशियन चैनल नहीं था। तो एनीवेज मैं उस रेडियो को हमेशा लगा के रखती थी। बट मैंने क्या देखा कि उस रेडियो पे सारे पंजाबी गाने आते हैं और प्रेजेंटर भी पंजाबी होते हैं। मैं तो हिंदी गाने के लिए उसके बाद कंप्लीटली तरस गई। जब मैं उस रेडियो स्टेशन को सुनने लगी तो मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो रेडियो स्टेशन को इंडियन रेडियो स्टेशन माना जाता था, लेकिन वहां पे जितनी भी बातें होती थी वो पंजाब की बातें होती थी। ऐसा लगता था कि पंजाब ही इंडिया, बाकी जो ये इतने स्टेट्स हैं लाइक 32 अदर स्टेट्स, वो सब तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मुझे लगा नो दिस इज नॉट राइट, आप यहाँ पे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पंजाब इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इंडिया। उसी टाइम में मैंने रेडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट सुनी कि उनके पास एक वैकेंसी है रेडियो प्रेजेंटर की। तो मुझे लगा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं बोलूंगी कि नहीं, अगर आप इंडियन रेडियो स्टेशन चला रहे हैं तो आपको हिंदी में भी प्रोग्राम करने होंगे, हिंदी के भी गाने लगाने पड़ेंगे। तो यही सोच के मैंने रेडियो वालों को फोन किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया और मेरा इंटरव्यू 12 o'clock था और वहां 3 घंटे में रिसेप्शन पे चुपचाप बैठी थी। मुझे लगा इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया। इंग्लैंड में बहुत ही उनका कट ऑफ टाइम होता है। अगर उन्होंने आपको 12 बजे का टाइम दिया है तो 12 बजे ही आपको बुलाएंगे, उससे ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। 3 घंटे के इंतजार के बाद कोई अंदर से निकल के आए। इस रेडियो स्टेशन का मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग रेडियो स्टेशन पे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि अभी ये हाल है इंटरव्यू के दिन, तो पता नहीं बाद में कैसा होगा, कितनी इरेगुलरिटी होगी यहाँ के वर्क कल्चर में। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। इंटरव्यू क्या, वो इधर उधर की बातें ज्यादा कुछ पूछ रहे थे, मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं पूछा। हाँ, लेकिन मैंने खुद वॉलंटरी किया। मैंने बताया कि मैं रेडियो के लिए अप्लाई किया था इंडिया में, सॉरी रेडियो नहीं, टीवी के लिए अप्लाई किया था। इट वॉज लोकल, कोई दिल्ली दूरदर्शन के लिए नहीं था। तो वहां पे मेरा वॉइस में सिलेक्शन हो गया, बट बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन टू यूके मैं काम नहीं कर पाई।
मुझे उस बंदे का इंटेंशन ठीक नहीं लगा। उसने सोचा होगा कि अभी अभी इंडिया से आई है, सीधी सादी होगी, वर्क के लिए डेस्परेट होगी। इंट्रोडक्शन के बाद उसने मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिया जो ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट था। वो एडवर्टाइजमेंट की लाइंस मुझे अभी भी याद है। तो उसने कहा कि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोफेशनल वॉइस को सिलेक्ट कर लिया है, आपकी अभी मैं वॉइस टेस्ट करूंगा, आप इसे पढ़ दो, अपने इमोशंस आप खुद ही ऐड करो, मैं कोई आपको सजेशंस नहीं दूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हो। और इवन ही एक्सप्लेन्ड दैट जब कोई यहाँ आते हैं जॉब के लिए तो हम उसको 6 months 1 year ट्रेनिंग देते रहते हैं, कभी कभी ये 2 साल तक ट्रेनिंग चलती है। मैं 2 घंटा ट्रैवल करके आऊंगी वॉलंटरी वर्क करने के लिए, इतने पैसे लगाऊंगी और ये मुझे पे भी नहीं करेंगे, साथ में मेरा बेबी छोटा है तो उसके चाइल्ड केयर के भी कॉस्ट आएंगे, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपने पॉकेट से पैसे लगा करके इसके काम करूं। तो मैं ऐसे ही श्योर थी कि मुझे तो काम करना नहीं है इसके साथ। उस एडवर्टाइजमेंट को ले लिया और पूरे जोर शोर से मैंने उसे पढ़ दिया। उसने कहा हाँ हाँ आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, आप तो प्रेजेंटर बन सकते हो, लेकिन इसे पॉलिश करनी होगी, वो पॉलिशिंग हम करेंगे, बस आप शुरू कर दो, नेक्स्ट वीक से आप आना शुरू कर दो, हम किसी के साथ आपको प्रोग्राम में बैठाएंगे, आप उनको हेल्प करना और धीरे धीरे आप भी प्रोग्राम के बीच में बोलना, ऐसी आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके बाद यहाँ मेरी इंटरव्यू समाप्त हो गई और मैं घर जाने के लिए रेडी होने लगी और मैंने सोचा कि अभी मैं उसे हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं घर जाके भी तो फोन कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा सोच लूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आप नेक्स्ट वीक से आ जाओ और वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया शेक हैंड करने के लिए और पूछा आर यू मैरिड? मैंने कहा यस आई एम मैरिड। तो फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हैप्पीली मैरिड, और उसकी जो टच थी हैंड में इट वाज अ बैड टच। सो हम विमेन को पता चल जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या है। उसका जो बोलने का तरीका था, द वे ही टच्ड माई हैंड, इट वाज डिस्गस्टिंग। लेकिन उस टाइम में मैंने हाथ तो पीछे खींच लिया, मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे मन में आ रहा था कि ये जो इंडियंस लोग इंडिया में गंद फैलाते हैं, इंग्लैंड में भी आके यही कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं घर पहुंच गई। घर पे रेडियो ऑन था और वही रेडियो स्टेशन लगा हुआ था और बहुत ही लाउड वॉइस पे वहां पे जोर जोर से एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे मेरी आवाज में। का मतलब ये हुआ कि उसने जो बोला था कि वो मेरी आवाज टेस्ट कर रहा है, वो एक्चुअल में वो एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर रहा था और उसको उसने ऑन एयर भी कर दिया। लेकिन उसके पहले उसने इतनी सारी बातें बताई कि मैंने एक प्रोफेशनल को चूज किया है इसको डब करने के लिए, सो दैट मीन्स ही डिड नॉट वांट टू पे मी फॉर दैट, एज ही सेड दैट 60% हम प्रेजेंटर को देते हैं जो हमें एडवर्टीजमेंट के लिए मिलते हैं। और जब वो एडवर्टीजमेंट ऑन एयर हो जाता है, मेरी आवाज तो ऑन एयर हो गई थी तो नियम से उसे 60% तो देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि वो देने वाला नहीं है। एनीवेज, जब भी वो एडवर्टाइजमेंट रेडियो पे आता था मेरे बच्चे जोर जोर से जंप मारते थे, मम्मा मम्मा रेडियो में है, मम्मा रेडियो में है। मेरे कुछ फ्रेंड्स के भी फोन आने लगे, बहुत सारे फ्रेंड तो थे नहीं, बस 1-2 ही थे, उन्होंने भी कॉल किया कि मैंने तेरी आवाज रेडियो पे सुनी है। देन 2-3 दिन के बाद मैंने रेडियो स्टेशन फोन भी किया ये बोलने के लिए कि मेरी आवाज तो ऑन एयर हो गई है, तो जस्ट यू हैव टू पे मी 60%। लेकिन उसी बंदे ने फोन उठाया और उसका बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था, उसने बोला नहीं कि मैं तुम्हें पे करूंगा। और मैं इतनी पागल, मुझे शर्म आ रही थी पैसे मांगने में। उस टाइम में वो दौर था ना कि हम लोग बहुत शर्म फील करते थे, बहुत सारी चीजों के लिए हमें शर्म फील होता था। नेक्स्ट वीक आप आ जाना, आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। उसके बाद ना ही मैं उस रेडियो स्टेशन पे गई, ना ही उसने कभी मुझे पैसे पे किए। लेकिन मैं आज भी अफसोस करती हूँ कि मैं चुप क्यों रही। उसी टाइम में जब मैंने बैड टच फील किया, उसे एक लगाना चाहिए था। सो इंग्लैंड में अभी भी बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड इंडियंस वर्क प्लेस पे हैं जिनके साथ विमेन्स सुरक्षित नहीं है। गलती विमेन की है, उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। मैं चुप रह गई, शायद मुझे समझने में थोड़ी देर लग गई, लेकिन अगर आप चुप नहीं रहेंगे, आप मुंह खोलेंगे तो शुरुआत में आपको लगेगा कि आप दुनिया आपके अगेंस्ट है, लेकिन जीत आपकी ही होगी।
इन कई सालों में मैंने अपनी फ्रेंड्स के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस सुने हैं। वो लोग भी इंडियंस, पाकिस्तानी के साथ काम करना नहीं चाहती हैं, लेकिन जब आप वाइट पीपल के साथ काम करेंगे आप बिल्कुल सेफ फील करेंगे। कुछ तो पावर है इन अंग्रेजों में। बहुत ही छोटा सा कंट्री है इंग्लैंड, फिर भी ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री माना जाता है। अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अपनी नई जर्नी को शेयर करने के लिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ऐसे ही धीरे धीरे मैं इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के डबल स्टैंडर्ड की पोल खोलती रहूंगी।